हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अप्लाइड फिजिक्स। मैं विवेक जायसवाल आपको उम्मीद कराता हूं कि आपके पेपर में मार्क्स अच्छे आएंगे। पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के बच्चों के साथ मैं जुड़ रहा हूं आपके साथ सिविल टेक सॉल्यूशंस के माध्यम से। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या फिर वैद्युत स्थितिकी। इसमें हम पढ़ेंगे पेपर ओरिएंटेड सबसे पहला क्वेश्चन कूलॉम का नियम या फिर कूलॉम्स लॉ। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ या फिर कूलॉम का नियम। देखिए बच्चों, कूलॉम का नियम क्या है? यह कहता है कि जब कोई दो आवेश कहीं दो पॉइंट पर स्थित हैं, जब हम दो आवेश की बात कर रहे हैं वो कुछ दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच एक बल लगेगा। वो बल आकर्षित बल भी हो सकता है, पराकर्षित बल भी हो सकता है। अब ये दोनों बल किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा उन दोनों आवेश के चार्ज पर। दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2 किसी भी दूरी r पर, तो इनके बीच लगने वाला बल, इनके बीच लगने वाला बल इन दोनों चार्जेस के गुणनफल के समानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब इसको अगर अपन एक साथ लिख दें तो ये क्या आ जाएगा? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन देख रहे हो आप, जो समानुपाती का चिन्ह देख रहे हो, जब आप इसे हटाते हैं तो एक नियतांक, एक कांस्टेंट आता है जिसको हम रखते हैं k, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको लिख सकते हो आप F इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाय r²। यहां से आप देख रहे हो चीजों को, F इक्वल्स टू k Q1 Q2 बाय r²। यहां जो k है इसकी वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। क्लियर है? अब देखिए, ये जो आप यहां पर देख रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू जो होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो होती है 9 × 10⁹ अब यहां पर जो आपने टर्म देखा, ये जो टर्म देख रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेसिकली ये जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ है, तो यहां पर एक टर्म आ रहा है एप्सिलॉन नॉट। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं नियतांक। इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसकी यूनिट हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं एप्सिलॉन नॉट की यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू। देखिए बेटा, सबसे पहले तो हम इसकी यूनिट निकालते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, मात्रक क्या होगा। तो देखिए हम यहां पर देखेंगे इसकी वैल्यू, देखो आप देख रहे हो 1/f किसके इक्वल है?
1/4πε0 Q1 Q2/r²। आपको चाहिए क्या, एप्सिलॉन नॉट चाहिए। यहां से आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालो। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले क्या करो, जिसकी भी वैल्यू, जिसका भी मात्रक आपको निकालना हो उसको आप एक तरफ लेकर के जाएंगे। तो लेकर के जाइए एप्सिलॉन नॉट को। देखिए क्या कह रहा है, क्या है एप्सिलॉन नॉट, निर्वात में नियतांक, निर्वात का नियतांक या निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। देखो जब एप्सिलॉन नॉट चाहिए तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4π इंटू 1/f Q1 Q2/r²। ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। यहां से आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देखोगे, यूनिट देखोगे, तो क्या आ जाएगा, देखो 1/f, यानी ये देखो ये टर्म क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ये टर्म तो नियत है ना, इसकी तो कोई मात्रक होगी नहीं। ये क्या हो जाएगा, न्यूटन। बल का यूनिट मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्यू और क्यू दोनों आवेश हैं, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। आर क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो जो स्थिर आवेश हैं उनके बीच की दूरी आर है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ऐसा ही मात्रक मीटर क्या हो जाएगा, मीटर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक हो गया हमारा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की कितनी आएगी, इसको निकालने की कोशिश अगर करें तो देखिए क्या आएगा, कैसे निकालोगे आप। देखो बेटा, आपको पता है कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, 9 × 10⁻9 के बराबर है। अगर ये 9 × 10⁻9 के बराबर है तो आप लिख सकते हो 1/4π एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻9। आपको चाहिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इसे साइड में ले जाओ। एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो जाएगा भाई, 1/4π इंटू 9 × 10⁻9। आप इसे सॉल्व कर सकते हो। पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 या फिर 3.14 वैल्यू रखिए। देखिए क्या आएगा, 1/4π जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसको हल करोगे, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.66 इंटू 10⁻⁻12। और यूनिट, इसका मात्रक आपने निकाला था, अभी क्या निकाला था, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने क्या आया था, लॉन्ग आंसर में, लघु उत्तरी में सबसे पहला प्रश्न आया, कूलाम के नियम को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो क्लियर है, समझा सकते हैं। कूलाम का नियम क्या हो सकता है, क्या बताएंगे। कूलाम का नियम होता है जब दो स्थिर आवेशों को कुछ दूरी पर रख देते हैं तो उनके बीच लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसका फॉर्मूला आपने निकाला। वहां पर आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताओगे, वहां से आप एप्सिलॉन नॉट जो क्या कहलाता है, एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहलाता है, निर्वात की विद्युतशीलता। क्लियर है। परमिटिविटी बोलते हैं, परमिटिविटी कांस्टेंट। क्लियर है। इन वैक्यूम, परमिटिविटी कांस्टेंट इन वैक्यूम, या फिर निर्वात की विद्युतशीलता। ये पहला प्रश्न क्लियर है आपके पास। चलिए दूसरा प्रश्न आता है इस चैप्टर से कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है और वैद्युत क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। तो हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक आता है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वैद्युत क्षेत्र, क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र। क्लियर। देखो, अगर अपन को वैद्युत क्षेत्र कहें क्या होता है तो बात समझिए, थोड़ा सा समझने वाली बात है। किसी भी चीज की क्षेत्र की बात करो तो क्षेत्र क्या होता है, जिसमें आपका बल, आपका प्रभाव हो, वो आपका क्षेत्र कहलाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि बेटा आपको कोई काम करना हो, आप यहां बैठे बैठे किसी भी चीज को अगर पिक करना चाहो तो कैसे पिक कर सकते हो। अब भाई आप यहां बैठे हो, आपने हाथ पे एक्सटेंड किया, जो भी स्पेस में जो भी चीजें आई आपने उसे पकड़ के ग्रैब कर लिया, ये आपका क्षेत्र है। तो यहां क्या कहा जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र। दैट मीन्स वैद्युत क्षेत्र मतलब क्या, वो एरिया, वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत आकर्षण या पराकर्षण बल, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स एक्ट करे, दैट एरिया इज कॉल्ड वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो एरिया, वो क्षेत्र कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, समझिएगा इस बात को। जैसे मान लो ये कोई चार्ज है आपके पास, अब आप किसी दूसरे चार्ज को यहां पर लेकर आने की कोशिश कर रहे हो, आप इसे लेकर आने की कोशिश कर रहे हो। देखो, कह रहा है जब आप इस आवेश को यहां से यहां तक लेकर के आए, सपोज करो इस चार्ज को आप यहां से यहां तक लेकर, इस पर कोई भी बल एक्ट नहीं कर रहा है, इस पर कोई भी आवेश बल लग नहीं रहा है। जब इस पर वो क्षेत्र, जब इस धनावेश या ऋणावेश को वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हो और इस पर क्या लगने लगे, एक बल लगने लगे, या तो वो अपनी तरफ खींचे या अपने से दूर भगाए, दोनों कंडीशन हो सकता है। तो वो क्षेत्र जिसमें उस आवेश को आप अंदर ला रहे हो तो उसे अपने तरफ खींच रहा है या उसे अपने पास से भगा रहा है, तो उस क्षेत्र को बोलते हो वैद्युत क्षेत्र। क्लियर है। वैद्युत क्षेत्र क्या कहलाया, वो एरिया, वो फील्ड, वो क्षेत्र जिसमें आप अगर किसी आवेश को लेकर के आते हो तो उस पर कोई बल लगे, तो उस एरिया को बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। अब देखो, जब सपोज करो आप किसी आवेश को लेकर के आए और वो आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक, ये डिपेंड करेगा कि उस पर वैद्युत क्षेत्र की लाइनें कहां कैसे बनेंगी। तो अगर आपके पास धनावेश है, देखो सबसे पहले तो समझो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इमेजिनरी हैं, दैट मीन्स आभासी हैं, ऐसा है नहीं, लेकिन हम इसे मान करके स्टडी कर रहे हैं। किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, एक छोटे से धनावेश के लिए, फ्री रेडिकल के लिए अपन बात कर रहे हैं कि आपको अगर वहां लेकर आते हो वो धनावेश है या ऋणावेश है, तो उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, उसकी बात करो अगर, तो देखो क्या होगा। अगर आपका पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, हमारा आवेश जो है पॉजिटिव है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं, वो हमेशा बाहर की तरफ होंगी। उनका डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। बात ध्यान रखना इस बात को,
इस बात को दिमाग में रखोगे तो क्वेश्चंस करने में बड़ी आसानी होगी। तो क्या बोला कि जब किसी धनावेश को की वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बात करें तो वो कहाँ होंगी, वो बाहर की तरफ होंगी। अब अगर ऋणावेश है तो उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की लाइनें होंगी वो कहाँ होंगी, वो अंदर की तरफ होंगी। जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी वो कहाँ होंगी, वो अंदर की तरफ होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सपोज करो ये तो ये अलग अलग चार्जेस की बात कर रहे हैं, दो अलग अलग आवेशों की बात कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास इन दो चार्जेस को एक साथ रख दें, इन दो आवेशों को अगर अपन एक साथ रख दें तो वैद्युत क्षेत्र की लाइनें क्या होंगी, यहां इस बात को समझने की जरूरत है। अगर ये दो पॉइंट आपकी क्लियर हैं तो किसी भी तरह से आप चार्जेस को रख दो, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं, अगर आपके पास दो धनावेश हो, दो ऋणावेश हो, या फिर एक धनावेश और एक ऋणावेश हो, तो फिर कैसी आपकी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं बनेंगी, इस पर चर्चा करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन कि अगर आपके पास दो धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की लाइनें कैसी बनेंगी। सपोज करो मैंने बोला दोनों रेखाएं, दोनों चार्जेस कैसे हैं, धनात्मक हैं। अगर धनात्मक है भाई तो बताना इन पर जो वैद्युत क्षेत्र की लाइनें होंगी वो कैसी होंगी, बाहर की तरफ होंगी। दैट मीन्स वो इधर जाएगा। और इस पर भी बाहर की तरफ होगा। दैट अब देखो ये अभी बाहर की तरफ गया, ये भी बाहर की तरफ गया, तो इन दोनों के बीच में अगर अपन बात करें, अगर इन दो आवेश दोनों धनात्मक हैं तो इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, नेग्लिजिबल होंगी, नगण्य होंगी, क्योंकि दोनों की जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं। इसके बीच में कोई भी आवेश नहीं होगा, कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास देखो यहां पर कोई भी नहीं आवेश होगा, ये जो रीजन देख रहे हो आप, इन दो आवेशों के बीच में यहां पर कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर दो धनात्मक आवेशों को कुछ दूरी पे रखा जाए तो इनके मध्य कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला केस। आप लोग ड्रॉ करिए कि अगर आपके पास दो ऋणावेश, कॉन्सेप्ट यही पकड़िएगा, दो ऋणावेश हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसकी चर्चा करते हैं जरा। अगर दो ऋणावेश हो तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, इसकी बात करते हैं जरा। देखो क्या कहता है ऋणावेश कंडीशन में, जब ऋणावेश होगा तो जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, अंदर की तरफ, दोनों में अंदर की तरफ होंगी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं। तो देखो जरा यहां से भी अंदर आ रही हैं, ये भी अंदर की तरफ आ रहा है। इसके मध्य में क्या होगा, इस पर थोड़ा सा विचार करने की जरूरत है कि अगर दो ऋणावेश हो तो उनके बीच का जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो किस तरीके का होगा, ये बात करते हैं। देखो बेटा ये तो क्लियर होगा कि बाहर से हमारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही हैं, तो इसके बीच में जो भी होगा, आप सपोज करो आपने कहा कि सर चलो यहाँ से जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो इस पर जाएंगी, तो अगर इस पर जा रही हैं तो आप कह रहे हो कि बेटा यहाँ से बाहर की तरफ निकल रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है।
अगर आप कहो कि नहीं सर ये नहीं होगा, यहां से जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इस पर जाएंगी, क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये केस तो हमारे गड़बड़ हो गए। तो जो भी रेखाएं आएंगी वो कैसी होंगी? वो हमेशा इसकी तरफ आएंगी। दैट मीन्स क्या देखने को मिला? यहां पर भी हमारे पास कोई भी चार्ज इन दोनों के मध्य नहीं होगा जब कैसा हो? दो ऋणावेश हो। क्लियर है बात? हम क्या कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास दो धनात्मक या दो ऋणात्मक आवेश हों तो इनके बीच में कोई भी वैद्युत क्षेत्र नहीं आएगा। क्लियर है कहानी? चलिए अब अगला केस देखते हैं कि अगर आपके पास एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश हो तो हमारी वैद्युत क्षेत्र की लाइनें कैसी बनेंगी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी बनेंगी, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। तो मैंने बोला एक धनावेश ले लो, एक ऋणावेश ले लो। क्लियर? एक धनावेश ले लिया, एक ऋणावेश ले लिया। कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है हमारा कि जो धनावेश होता है उस पर जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ जाती हैं और ऋणावेश पर अंदर की तरफ आती हैं। यहां से धनावेश से कहां जा रहे हैं? बाहर की तरफ। दैट मीन्स ये तो यहां चला गया। ठीक। और ऋणावेश पे क्या होता है? अंदर की तरफ आती हैं, यानी जो भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो ऐसी अंदर आएंगी। तो अगर इसको देखा जाए तो ये आवेश कुछ इस तरीके का लग रहा है कि जब पॉजिटिव से चार्जेस कहाँ जा रहे हैं? निगेटिव की तरफ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक धनावेश और एक ऋणावेश को एक साथ रखा जाए तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हमेशा धनावेश से ऋणावेश की तरफ जाएंगी। क्लियर है प्रश्न? चलिए अगला देखते हैं अपन। इसी में एक क्वेश्चन और पूछता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डिनोट करते हैं, इसे प्रदर्शित किया जाता है ई वेक्टर से। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करो। देखो कहता है, डिनोट करते हैं इसे ई वेक्टर से। कहता है अगर किसी चार्ज पार्टिकल को, पॉजिटिव स्मॉल चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र में लाया जाए तो उस पर लगने वाला बल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है, यानी E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। क्लियर है? E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। क्लियर है बेटा? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा यहां से अगर अपन वैद्युत क्षेत्र के मात्रक की बात करें, देखो मात्रक आपसे पूछेगा लघु उत्तरी प्रश्न में, लॉन्ग इज स्मॉल आंसर क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसमें आपसे पूछता है मात्रक। लेकिन अगर लॉन्ग आंसर में पूछता है तो आपको मात्रक लिखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ बात करें अगर E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक की बात करो तो ये क्या हो जाएगा? देखो फोर्स है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और इसकी होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, आपसे अगर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछ ले, अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, बात समझना। देखो ये तो पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक ये दीर्घोत्तर क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट, क्या कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, क्वेश्चन हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि किसी बिंदु पर एक बिंदु आवेश के कारण, देखो कह रहा है, समझना बात को, क्वेश्चन कह रहा है, आपके सामने एक प्रश्न आया हुआ है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम में, क्वेश्चन आया है कि किसी बिंदु पर एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का उल्लेख कीजिए। ठीक, किसी बिंदु पर अगर कोई बिंदु आवेश है तो उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। बात समझने वाली बात है यहां पर कि बेटा कह रहा है कि किसी पॉइंट पर सपोज करो कोई Q1 चार्ज है और आप किसी Q0 चार्ज के बारे में बात कर रहे हो जो R डिस्टेंस पर है, तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है इसकी चर्चा कर। चलिए देखिए, हम लोग देख रहे थे कि अगर क्वेश्चन प्रश्न था कि अगर किसी आवेश को अपन लेके आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की का मान कितना होगा। देखो आपके पास एक Q1 चार्ज है, Q1 आवेश है जो R दूरी पर है, उसको आप लेकर के आते हो Q0 पर। तो देखिए बेटा, आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है कि E जो होता है वो होता है F/Q0, और F क्या है, कूलॉम्स बल जो इन दोनों आवेशों के बीच में लग रहा है। तो F क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q0 बाई R², अपॉन Q0। जब आप इसे सिंप्लीफाई करो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालोगे यहां से, वो कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q1/R²। आप क्या कह सकते हो कि अगर किसी आवेश को अपन वैद्युत क्षेत्र में लेकर के आते हैं तो उस पर लगने वाला जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान क्या होगा, 1/4πε0 Q1/R² के बराबर होगा। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए अब यहां पर इसका मान कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जरा उसकी बात करते हैं। यूनिट क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए, सोच करके बताइए कि इसकी वैल्यू, इसकी यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। देखा था हम लोगों ने, इसकी वैल्यू होती थी न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, E = F/Q0। F हो गया न्यूटन, Q हो गया कूलम, तो यूनिट हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की न्यूटन प्रति कूलम। एक बात जो आपको यहां समझनी है कि जब आप वैल्यू रख रहे हो यहां पर, तो एक नियतांक परावैद्युतांक भी है। जब आप कहाँ ला रहे हो, निर्वात से किसी वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हो, तो यहाँ पर जो एक टर्म आएगा एप्सिलॉन की जगह पर, वो के आ जाता है। उस पर अभी हम लोग प्रश्न देखेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अपन एक प्रश्न के माध्यम से चीज को क्लियर करते हैं। तो आपके सामने एक प्रश्न है
देखिए बेटा, कूलॉम्स का नियम क्लियर हो गया, वैद्युत क्षेत्र क्लियर हो गया, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्लियर हो गई। अगला देखते हैं अपन सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहलाता है? देखो ये क्या कह रहा है, कहता है कि अगर आपके पास किसी वैद्युत क्षेत्र में दो या दो से अधिक आवेश हैं, देखो अभी तक हम बात कर रहे हैं दो आवेश हैं तो उनके बीच लगने वाला बल वो हो जाता है F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यहां से आ गया। लेकिन अगर आपके पास सपोज करो दो या दो से अधिक बल हैं, दो से अधिक आवेश हैं, तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो उनके एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा, यानी बीजगणितीय सम के योग के बराबर होगा। दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा है इससे, इससे ये चीज कहना चाह रहा है, सपोज करो कि आपके पास ये कोई एक वैद्युत क्षेत्र है जहां पर तीन चार्जेस दे रखी हैं, तीन आवेश दे रखे हैं Q1 Q2 और Q3, इनके बीच की दूरी R1 R2 और R3। तो अगर आपसे पूछता है एक और दो के बीच लगने वाला जो बल होगा वो कितना होगा, तो वो तो आप आसानी से निकाल सकते हो भैया कि F12 जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। ये हो गया बल एक और दो के बीच लगने वाला। सिमिलरली अगर दो और तीन की बात करूं तो हो जाएगा K Q2 Q3 बाई R3 स्क्वायर। और अगर बात किया जाए F1 और 3 की तो हो जाएगा K Q1 Q3 बाई R1 स्क्वायर की। क्लियर है? तो जो अब तो ये तो आया, जो बल आया आपका ये दो आवेशों के बीच का आया कि जब दो आवेश, लेकिन अपन को तो निकालना है इस पूरे सिस्टम पर कितना बल लग रहा है। तो वो जो बल लगेगा किसी पॉइंट पर वो इनके एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। तो जो नेट फोर्स आएगा वो इनके एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। दैट मीन्स F इक्वल्स टू F12 F23 F13 के बराबर होगा। डॉट डॉट डॉट। क्लियर है बात? अब मान लो, देखो बात यहाँ समझने वाली है कि ये तो ठीक है, सिंपल था आपका कि आपने नेट फोर्स निकाल लिया, लेकिन अगर यही प्रश्न आपसे कुछ इस तरीके से पूछ ले कि भाई थर्ड पॉइंट यानी Q3 पर एक और दो की वजह से कितना फोर्स लगेगा। देखो अभी आप निकाल लेते टोटल सिस्टम पर कितना बल लगा, अब बात आपसे किया जा रहा है कि दो और तीन की, एक और दो की वजह से तीन पर कितना बल लग रहा है इसकी चर्चा की जा रही है। समझने वाली बात यहां पर देखो बेटा, क्या कहा गया, एक और दो की वजह से थ्री पर लगने वाला बल। क्लियर है? तो देखो यहां पर सबसे पहले तो ये देख Q1 Q2 और Q3 के चार्जेस कितने हैं, नेचर क्या है इनका, पॉजिटिव है या निगेटिव है, इसके बेसिस पर आप सबसे पहले थ्री पर डायरेक्शन निकालोगे फोर्स का। सब देखो यहां से कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लिया तो क्वेश्चन प्रश्न किसी भी तरीके का आएगा आप आसानी से कर पाओगे। तो सपोज करो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, क्वेश्चन ये दे रखा है आपके पास।
तो एक हमारा पॉजिटिव है, 3 आपका भी पॉजिटिव है, तो एक की वजह से 3 पर लगने वाला फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों धनात्मक हैं। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, भगाएंगे एक दूसरे से। तो क्यू ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा F13। एक की वजह से 3 पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरह का आएगा। अब देखो आगे, अब अगर बात करें 2 की वजह से 3 पर, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे एक दूसरे की तरफ। ये जो बल होगा वो कैसा होगा भाई, वो इस तरीके का होगा, ये हो जाएगा F23। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसको आपको निकालना है, F23 और F13 का। तो कैसे निकालोगे, इसे निकालने के लिए आपके पास है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दोनों वेक्टर ही तो है बेटा, ठीक है। तो देखो इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, हम बात समझना, यहां पर ये जो फोर्स है F23, इसके पैरेलल लाइन आप यहां से ड्रॉ करोगे, इसके समांतर लाइन, और F13 के समांतर लाइन आप F23 से ज्वाइन करोगे। क्लियर। अब इन्हें जोड़ दो, तो ये जो आया ये कहलाता है हमारा रिजल्टेंट Fr, ये होगा आपका रिजल्टेंट फोर्स। क्लियर है। अब देखना, तो जो Fr आएगा वो उसका मान कितना होगा, Fr का वो हो जाएगा √ऑफ F13 का स्क्वायर F23 का स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ F13 F23 cos थीटा। फिर अब यहाँ जो थीटा है वो कौन सा एंगल है इसकी बात करते हैं। देखो ये जो थीटा है वो कौन सा एंगल है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल ये है थीटा, ठीक है। तो प्रश्न में इसको ध्यान रखेंगे, वैल्यू रखोगे आपको Fr की वैल्यू निकल करके बाहर आ जाएगी। ठीक, यहां तक में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला टॉपिक देख। तो आपका अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए इस टॉपिक को देखते हैं, थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिनोट करते हैं फाई से। बात समझिएगा, जैसे मैं बोलूं कि आपके पास सपोज करो ये कोई सरफेस है, ठीक। अब जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं वो इससे पास हो रही हैं। जैसे सपोज करो कि ये मेरी उंगलियां जो हैं वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, ठीक है। अब ये हमारा सरफेस है, अब इससे हमारा ये हमारा सरफेस हो गया, ठीक है। अब देखना ये जो लाइंस हैं वो इससे पास होने के लिए निकली। अब कितनी लाइंस इससे पास हुई इस सरफेस से, वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूं सरफेस से कितनी पास हुई, एरिया नहीं बोला, वॉल्यूम नहीं बोला, मैंने बोला सरफेस से कितनी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं पास हुई, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो इसको अगर अपन डिनोट करें तो डिनोट करते हैं फाई से, और अगर मैथमेटिकल टर्म में बात करो तो जो फाई होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ EdA। अब बात समझने वाली है, अपन इसको लिखते हैं E.dA। देखना बेटा यहां बात समझ लोगे अगर तो बहुत आसानी से समझ जाएगा। दोनों हमारा सरफेस इंटीग्रल, डीए बोला
और ई बोला, ई कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है। सरफेस इंटीग्रल की बात कर रहे हो, वो भी हमारा कैसा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो वो बेटा क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ई ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि जो हमारा फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स, वो किस पर डिपेंड करेगा, एंगल पर भी डिपेंड करेगा। बेटा इस बात को समझो जरा कि जो आपका सरफेस है, ये आपका सरफेस है, इससे कितनी लाइनें पास होंगी, जैसे ये हमारी लाइंस हैं, इससे कितनी लाइनें पास होंगी, ये किस पर, अगर ये सरफेस हमारा इस तरीके का था, देखो इससे 4 लाइनें पास हो गई, ये 4 की 4 लाइनें पास हो गई, हमारी 4 लाइनें हैं तो चारों लाइनें पास हो गई इससे। अगर इसी सरफेस को मैं कुछ इस तरीके से कर दूं और ये लाइन इससे पास हो रही हैं, तो दैट मीन 2 लाइनें पास हुई, 2 बाहर से चली गई। अब इसी को मैं थोड़ा इधर कर दूं तो देखो इससे चारों के चारों बाहर चली गई। दैट मीन्स कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास होंगी, ये डिपेंड करेगा इस सरफेस के एंगल पर भी कि ये सरफेस कैसा है। बात समझ में आई? तो देखो यहां पर इस बात को समझने के लिए अपन इसको लिखते हैं फाई ई, डिनोट कैसे करते हैं, फाई से वैद्युत फ्लक्स को कहते हैं इंटीग्रल, कौन सा इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी। दोनों कैसा है बेटा, दोनों ही क्वांटिटीज हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, ई डॉट डी ए, ठीक है। अब अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो होता है ए बी कॉस थीटा, यानी ई डी ए कॉस थीटा। तो फाई ई हो जाएगा देखो पहले तो एक इंटीग्रल साइन है यहाँ पर, अब इस इंटीग्रल साइन को, सरफेस इंटीग्रल को अगर आप हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट हटा दो। अब इंटीग्रेट कर दो डी ए को तो क्या हो जाएगा, ए के बराबर, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। अब यहां पर ए का डी ए जो है हमारा टर्म, ई का इंटीग्रेशन तो ई हो जाएगा, डी ए क्या है, एरिया, इसको अपन लेके चल रहे हैं तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ए के बराबर, तो फॉर्मूला बन जाएगा ई ए कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया ई ए कॉस थीटा के बराबर। अब यहां पर जो समझने वाली बात है सबसे पहले, ये थीटा है क्या, थीटा है ई और ए के बीच का एंगल। दैट मीन्स जिस सरफेस पे अपन बात कर रहे हो और उससे जो हमारी वेक्टर लाइंस पास हो रही हैं, कौन सी, जो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं पास हो रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो बेटा यहां से छोटा सा मैथमेटिकल टर्म समझते हैं कि अगर मान लो इन दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाए सर, तो cos 0 क्या होता है भाई, 1, cos 0 1 होता है। 0 कब होगा, cos 0 थीटा 0 कब होगा, ये बात समझिए जरा, जब हमारा सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों कैसी हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, या सरफेस कैसे हो। देखो यहां पर जो डीए है, ये बात हमें समझना है ये क्या, तो यहाँ पर जो डीए है बेटा, इसको जरा अपन डायग्राम से समझते हैं, ई और डीए को कैसे लेके चलना है और थीटा पर ये कैसे डिपेंड कर रहा है। तो बात जरा इसको समझिएगा। देखो मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत आसानी से समझिएगा, कहीं कोई डाउट हो तो बताइएगा। आपके पास एक सरफेस दे रखा है बेटा,
ये कोई सरफेस दे रखा है, ठीक, इससे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो हमारे इस सरफेस से पास हो। ये हमारा सरफेस हो गया। अब देखो, आपको सरफेस का कौन सा वेक्टर लेना है, अपन को तो वेक्टर से मतलब है ना, डीए वेक्टर से। तो देखो, ये हमारा सरफेस है, यह हमारा सरफेस है, तो इसका जो डीए वेक्टर आएगा वो कैसा होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। हमेशा बात को ध्यान रखना कि जो डीए वेक्टर होगा वो इस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो ये कुछ इस तरीके का आएगा। क्लियर? ये सरफेस है हमारा, तो डीए वेक्टर का आएगा ऊपर की तरफ आएगा। ये है हमारा, तो ये इधर की तरफ। मतलब क्या कि जो भी आपका सरफेस होगा, जो भी ए आप लेके चल रहे हो, उसकी तुलना में जो डीए वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, वो परपेंडिकुलर होगा हमारे सरफेस के। क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो यहां अगर बात करो तो ई वेक्टर ये है, देखो ये है हमारा सरफेस, ठीक है, यही है, यही दिखाया गया है आपको, ये आपका सरफेस है। अब इससे ये लाइंस पास हो रही हैं, ये लाइंस इससे पास हो रही हैं, तो यहां से तो बाहर चली गई। अब इसका जो वेक्टर ए है वो भी इसी डायरेक्शन में हो गया, यानी ए वेक्टर भी हमारा क्या होगा, वो इसी डायरेक्शन में होगा। ई वेक्टर भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री होगी। बात समझना, सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, सरफेस जो है वो हमारा परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, लेकिन जो हमारा एरिया वेक्टर आ रहा है, वो ध्यान रखना बेटा, मैं बोल रहा हूं एरिया वेक्टर, हमेशा ध्यान रखना, एरिया वेक्टर जो आ रहा है वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल आ रहा है। तो थीटा की वैल्यू हो गई 0, और अगर अगर थीटा की वैल्यू हो गई 0, तो बेटा cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा। दैट मीन्स जो फाई की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, ई ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ई ए के बराबर, जो कि हमारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है। तो हमारा अधिकतम वैद्युत फ्लक्स कब आएगा, जब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के कैसे हों, सेम एंगल पर, थीटा इक्वल्स टू 0 होगा। अब मान लो, अब कंडीशन ऐसा आया कि जो हमारा एरिया वेक्टर है और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं। एक दूसरे से 90 डिग्री कब होगी बेटा, आप समझो, ये हमारा सरफेस है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये, और ये जो सरफेस है इसका डायरेक्शन, इस पर एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गई ना। तो बात को समझना है कि अगर सपोज करो ये कोई सरफेस है हमारा, ये सरफेस है, और जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी कुछ इस तरीके से जा रही हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये हमारा सरफेस है ए, ये सरफेस है। तो जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। मैं बार बार बोल रहा हूं एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं, एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर, ये ई हो गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री। तो cos 90 किसके बराबर हो गया, 0 के, cos 90 0। तो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा, बेटा कॉस 0 कॉस 90 0, तो फाई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन की वैल्यू कितनी हो गई, 0। दैट मीन जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा हमारा, 0 के इक्वल होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है बेटा, चलिए अब यहीं पर अगर सपोज करो एक केस आ गया, एक सिलेंड्रिकल केस आ गया, अब इस पर आपको नेट फ्लक्स बताना है। कॉन्सेप्ट पकड़ो, अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आनी। आपको केवल और केवल दो चीजें पकड़नी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है और एरिया वेक्टर, सरफेस नहीं देखना, एरिया वेक्टर कैसा होगा, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी। अगर ये पकड़ लिया तो फ्लक्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जरा देखते हैं बेटा, देखो आपके पास एक सिलेंडर दे दिया, समझना बात को, ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस दे दिया, इसमें नहीं दिया, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये कोई सिलेंड्रिकल सरफेस दे दिया है आपको, और क्वेश्चन में कह रहा है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कि आपको इस सिलेंड्रिकल सरफेस से गुजरने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना है, दैट मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बताना है। सबसे पहले तो समझो, जब आपके पास दो या दो से अधिक सरफेसेस आ जाएं तो आपको क्या करना होगा बेटा, इन सब से इंडिविजुअली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, दैट मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, उनको निकाल करके जोड़ देना है, उनको निकाल के ऐड कर देना है। क्लियर है? सपोज करो इस क्वेश्चन में बात करें तो आपके पास तीन सरफेस है ना, आपके पास तीन सरफेस है, ए बी और सी। तो सबसे पहले क्या करोगे, इन तीनों सरफेसेस के लिए आप निकालोगे इनका एरिया वेक्टर, इनके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप पहले सबसे पहले निकालो। चलो देखते हैं, जब अपन ए सरफेस की बात करो, देखो ए सरफेस ये है हमारा, तो जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा भाई। अब ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर तो यही डायरेक्शन आएगी, ये हो गया एरिया वेक्टर ए। इस सरफेस सी की बारे में बात कर रहे हैं, तो इस सरफेस भी ऐसा है, यही सरफेस है आपका, तो एरिया वेक्टर क्या होगा इस डायरेक्शन में, ये हो गया वेक्टर एरिया वेक्टर ए। अब बात करो बी का, बी सरफेस का, बेटा यही सिलेंडर है आपका, ये जो सरफेस आ रहा है इसके परपेंडिकुलर, चाहे आप ऐसे बात करो चाहे ऐसे बात करो या ऐसे बात, तो हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर की तरफ होगी या नहीं होगी, होगी, बाहर की तरफ होगी। ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर। बात समझ में आया? अब इंडिविजुअली आप तीनों सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, क्योंकि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई आएगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा फाई ए फाई बी और फाई सी के सम के इक्वल होगा। तो अगर ए बी सी तीनों में बात करो तो सबसे पहले देखो एंगल की बात करते हैं। एंगल पकड़ लिया तो क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो इस सरफेस ए के लिए, इस सरफेस ए के लिए अगर बात करें तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से जा रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से जा रही, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, दो एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री।
दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा, थीटा की वैल्यू हो गई 180 डिग्री। अच्छा इस सरफेस सी के बारे में बात करूं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बात करना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब अपन बात करें इस सरफेस सी के लिए, यहां पर थीटा की वैल्यू क्या, विचार करो, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। अब cos 180 cos 0 cos 90, क्योंकि मैटर तो यही करना है आपका, आपको तो एंगल से मतलब है भैया, cos 180 डिग्री cos 90 और cos 0, cos 0 होता 1, cos 90 होता 0, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती, देखो यहां से अगर आप थोड़ा सा ग्राफ अगर जानते होगे, ये है ग्राफ cos का, क्या आ जाएगा 0 90 180 दैट इज -1, क्या आ गया cos 180 -1। तो अगर आप वैल्यू रखो यहां पर, देखो ये टर्म b वाला तो पहले ही 0 हो गया, क्योंकि ए बी कॉस थीटा ए बी कॉस 90 0 खत्म। अब बात आती है ए के लिए और बी के लिए, फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा। तो देखो बेटा ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो वही है एरिया, एरिया इसका अगर अपन ले लें तो एरिया ऑफ ए इंटू कॉस 180 दैट इज -1 प्लस 0 प्लस ई एरिया ऑफ सी इंटू 1। अब देखो एरिया ऑफ ए और एरिया ऑफ सी सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है, तो ये सरफेस और ये सरफेस दोनों सेम होंगी, दोनों का एरिया क्या होगा सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है सेम, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो दोनों का एडिशन क्या होगा 0, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्लियर है, दैट मीन्स किसी भी सिलेंड्रिकल सरफेस पर, किसी भी सिलेंड्रिकल बॉडी में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा 0 के इक्वल होगा टोटल। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्लियर है बात। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर या संधारित्र। देखिए संधारित्र क्या कहता है, एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा युग्म जिसमें हम आवेश को संचित करके रखें उसे बोलते हैं कैपेसिटर। तो अगर हम बात करें कि संधारित्र की धारिता कितनी होगी, कैपेसिटेंस कितना होगा किसी भी कैपेसिटर का, तो उसे दिखाते हैं, उसे डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, उसे डिनोट किया जाता है कैपिटल सी से। और ये जो कैपेसिटेंस है किसी भी कैपेसिटर का या संधारित्र है किसी भी धारिता है किसी भी संधारित्र की, तो इसे हम कहते हैं कि यदि दो प्लेटों के बीच में आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू हो और उन पर विभवांतर v हो, तो उसकी धारिता दी जाती है C इक्वल्स टू क्यू बाई वी से। इसे देंगे C इक्वल्स टू क्यू बाई वी से। Q क्या है आपका आवेश और V क्या है विभव, तो आपका यूनिट हो जाएगा, आपका मात्रक हो जाएगा, Q का क्या हो जाता है कूलम और V का होता है वोल्ट यानी C बाई वी। ये जो आपका कूलम प्रति वोल्ट आया इसको लिखते हैं फैराडे, क्या लिखते हैं फैराडे, F से डिनोट करते हैं फैराड। क्लियर है, ये तो हो गई संधारित्र होता क्या है, उसकी धारिता क्या होती है उसकी बात करें। अब देखिए बेटा इसकी अगर संधारित्र की धारिता की बीमा की बात करें कि बीमा कितना होगा, तो बीमा देखो आपको पता है कि जो आवेश है
आवेश की बीमा क्या होती है 80, हम बात कर रहे हैं इसके बीमा की, तो बीमा होती है 80। विभव, विभव की यूनिट क्या होती है, उसका बीमा क्या होता है ml स्क्वायर टी माइनस 3 ए इनवर्स, क्या होता है ml स्क्वायर टी माइनस 3 ए इनवर्स, ml स्क्वायर टी माइनस 3 ए इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई करें और आप संधारित्र की धारिता की बीमा निकाल सकते हो, धारिता की बीमा निकाल सकते हो। वो आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा ml माइनस 2, देखो ये t माइनस 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी t टू द पावर 4 a, ये एक ऊपर जाएगा और एक क्या हो जाएगा 2, तो क्या मिल गया ml माइनस 2 टी की पावर 4 ए स्क्वायर, ये क्या हो गया किसी भी धारिता की बीमा हो गई। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं समांतर प्लेट की धारिता, समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता कितनी होगी की चर्चा अपन करेंगे। चलिए देखते हैं। ऐसा आपके पास सपोज करिए कि दो समांतर प्लेट हैं, जिस पर आवेश गिवन है, आवेश दिया हुआ है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है। तो इन दो प्लेटों के, समांतर प्लेटों पर कितनी धारिता होगी इसकी अपन को कैलकुलेशन करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो, जब आपके पास समांतर प्लेट है अगर कोई, तो इस पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इन दो प्लेटों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, क्या होगा E इक्वल्स टू, क्या होगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, किन्हीं दो प्लेटों पर जब आवेश है तो उनके बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है, सिग्मा क्या है आपका, तो अगर अपन बात करें सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या है पृष्ठ, तो यहां पर सिग्मा हो जाएगा Q बाई ए, यानी किसी भी नियत क्षेत्रफल पर कितना आवेश है उसकी अपन कैलकुलेशन, उसकी अपन गणना सिग्मा से करते हैं। इसको यहाँ पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा E इक्वल्स टू Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। क्या किया, इसको यहाँ पर पुट किया, आपका कैलकुलेशन आ गया E इक्वल्स टू Q बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, आपको पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है और क्या होता है, वो होता है V बाई डी के बराबर, V बाई डी के बराबर। डी क्या है आपका, इन दोनों समांतर प्लेट के बीच की दूरी, और जिस पर विभव कितना है V के बराबर। तो अपन कह सकते हैं कि दो प्लेट के मध्य विद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र दो प्लेटों के बीच वो क्या आ जाएगा E इक्वल्स टू V बाई डी, क्या आ जाएगा E इक्वल्स टू V बाई डी, या फिर कह सकते हैं V इक्वल्स टू ई डी। यहां से क्या कह सकते हो V इक्वल्स टू ई डी। अब देखो, अगर अपन कहें कि E क्या है आपका, E है Q बाई के एप्सिलॉन नॉट, उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए तो V की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर रख दीजिए तो क्या आ जाएगा Q E बाई के ए एप्सिलॉन नॉट। आपके पास गिवन है कि जो संधारित्र की धारिता होती है वो क्या होती है बेटा Q बाई V के बराबर।
क्या होती है Q बाई V। तो उठा करके यहाँ पर पुट कर दो, C इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई V। अभी आपने निकाला V की वैल्यू QD बाई KA एप्सिलॉन नॉट, उसे वहां पुट कर दो, क्या आ जाएगा Q इक्वल्स टू V। V की वैल्यू देखिए यहां से रख दीजिए QD बाई KA एप्सिलॉन नॉट, V इक्वल्स टू QD बाई KA एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ से C की वैल्यू आ जाएगी KA एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये क्या हो गया, किसी भी समांतर प्लेट की धारिता आ गई KA एप्सिलॉन नॉट बाय D के बराबर। यूनिट क्या होगी इसकी, फैराड। क्लियर है यहाँ पर। अब अगर सपोज करो कि आपका जो प्लेट है उनके मध्य जो निर्वात है, अगर निर्वात है तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1। अगर निर्वात है, एयर है, एयर के लिए K की वैल्यू होती है 1, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्या हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D। क्लियर है सभी को कि धारिता क्या होती है, अगर दो समांतर प्लेट हैं तो उनके बीच की धारिता क्या होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बताइए। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला टॉपिक अपन देखते हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा। किसी भी संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचय होगी इसके बारे में बात करें तो देखो बेटा, सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि पोटेंशियल और आवेश में रिलेशन क्या होता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कैसे करते हैं। देखो हमें पता है कि जो आवेश विभव होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के। इसका मतलब क्या कि अगर आवेश की वैल्यू बढ़ाएंगे तो हमारा विभव भी बढ़ेगा। तो अगर ग्राफ बनाएं अपन, अगर अपन V और Q के मध्य का ग्राफ बनाएं, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ये अगर Q है, आवेश है, ये विभव है, तो क्या होगा, जैसे जैसे आप आवेश बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपके विभव की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जो आपका वैल्यू आएगा इस तरह का कुछ ग्राफ आएगा हमारा। हमें पता है जो ऊर्जा होती है, संचित ऊर्जा, वो किसके बराबर होगी, वो होगी इस ग्राफ के अंतर्गत आने वाले एरिया के बराबर होगी। आने वाले एरिया के बराबर होगी कि V और Q पर डिपेंडेंट है। तो जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, अगर अपन O बोल दें, इस पॉइंट को A बोल दें और इसे B बोल दो, तो अपन कहेंगे कि जो संचित ऊर्जा है वो इस क्षेत्रफल के बराबर होगी। यानी U जो होगा वो क्या होगा बेटा, U जो होगा वो होगा ट्रायंगल AOP के क्षेत्रफल के बराबर, AOB के क्षेत्रफल के बराबर। ये क्या मिला अपन को, एक ट्रायंगल मिला, त्रिभुज मिला, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार गुणे लंब। तो क्या हो जाएगा OB इंटू AB, जो किसके इक्वल है, ये बराबर है, OB क्या है बेटा Q के इक्वल है, और ये किसके बराबर है, V के इक्वल है। तो अपन कह सकते हैं हाफ QV के बराबर हमारा संचित ऊर्जा हो जाएगा किसी भी संधारित्र। अब अपन को पता है कि यहाँ तो कैपेसिटेंस टर्म ही नहीं आया, धारिता टर्म नहीं आया, तो क्या कोई रिलेशन अपन को पता है संधारित्र के लिए। तो देखो अपन को पता है कि बेसिकली V क्या होता है भाई, संधारित्र C इक्वल्स टू Q बाई V, आपको पता है ना। अब वो क्या पता है, C इक्वल्स टू Q बाई V, यहाँ से V की वैल्यू रख दो Q बाई C,
तो ये फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा इस तरीके से, U इक्वल्स टू हाफ Q, क्या आ जाएगा, Q बाई V। ये फॉर्मूला बन जाएगा U बराबर हाफ Q स्क्वायर बाई V। एक सूत्र बन गया। अच्छा क्यूब, अब देखो इसी को अगर सॉरी Q बाई C, अब अगर इसी सूत्र को देखा जाए, Q नहीं दिया है अपन को, V के टर्म में चाहिए, Q बराबर क्या हो जाएगा CV। तो यही फॉर्मूला अपना बन जाएगा, यहाँ से देखो Q बराबर क्या हो जाएगा CV के, ये फॉर्मूला जो बन जाएगा U बराबर हाफ Q किसके बराबर, CV के बराबर, C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C। तो फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा U बराबर हाफ CV स्क्वायर। तो अपने पास किसी भी प्लेट की संचित ऊर्जा यहां से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। यू मात्रक क्या हो जाएगा इसका, जूल, मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। यहां से अपने पास अब प्रश्न जैसे आता है, मान लीजिए कि कोई आंकिक प्रश्न आ जाता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो जैसा गिवन होगा उस तरीके से अपन इसको हल कर लेंगे, डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर अपन बात करें डी क्यू, कोई छोटा सा चार्ज है, उस पर वर्क डन के माध्यम से चीजों को निकालें, कि वर्क डन के माध्यम से अगर चीजों को निकालें तो वहां से भी निकाल सकते हो इंटीग्रल लेकर के, क्योंकि वर्क डन ही हमारा संचित ऊर्जा के बराबर होगा। जो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, वी डी क्यू के बराबर, वी डी क्यू वर्क डन क्या हो जाएगा, वी डी क्यू। अगर छोटे से सेगमेंट की बात करें भाई, अभी तो अपन ने पूरा चार्ज ले लिया, अगर इसी चीज को अपन एक छोटे से सेगमेंट की बात करके करें कि अगर ये डी क्यू है, डी क्यू है, किसी v के लिए, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वी डी क्यू के बराबर हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, वी डी क्यू के बराबर हो जाएगा। वहां से इंटीग्रेट कर लो इसको और वहां से भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए जरा से इस चीज को देख लेते हैं। अपन को पता है टी डब्ल्यू किसके बराबर है बेटा, वी डी क्यू के इक्वल है। अगर डब्ल्यू बराबर कहोगे तो क्या आ जाएगा, वी इंटीग्रल डी क्यू के आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा इंटीग्रल वी डी क्यू के, सॉरी जस्ट अ मिनट, अपन इंटीग्रल साइन पहले लगाते हैं, वी डी क्यू के आ जाएगा। अब भैया वी है क्या, वी अभी आपने पढ़ा C इक्वल्स टू क्यू बाई वी, तो क्या हो जाएगा क्यू बाई सी के बराबर इंटीग्रल क्यू बाई सी। ठीक, अब कहां से कहां तक इंटीग्रल करेंगे, 0 से Q तक, क्योंकि जो ग्राफ गिवन है आपका वो कहां से कहां गिवन है, 0 से Q गिवन है। क्लियर, अपन तो बात इसके इस एरिया की कर रहे हैं ना, अपन इस एरिया की बात कर रहे हैं, यहां से आप निकाल सकते हो इस चीज को। तो जरा देखो, देखो इंटीग्रेट करोगे, सी तो कांस्टेंट है, सी तो हमारा फिक्स है, उसे बाहर ले लीजिए, 1 बाई सी, क्यू ड्यू क्यू, क्यू का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, क्या हो जाएगा बेटा, क्यू स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 0 से Q तक, सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई, तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी के इक्वल हो गया। अब Q है क्या, Q अगर देखा जाए तो Q किसके इक्वल है, CV के इक्वल है, Q किसके इक्वल है, CV के इक्वल है। यहां पर इसकी वैल्यू पुट करोगे तो देखो वर्क डन क्या आ जाएगा, हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी, फॉर्मूला बन गया हाफ स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। तो किसी भी संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है वह आप यहां से निकाल सकते। क्लियर, चलिए अभी तक जो चीजें हमने पढ़ी
बेसिकली अपन ने थ्योरेटिकल पार्ट अपने वैद्युत स्थितिकी का कंप्लीट कर लिया है। अब अपन कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थ्योरी पार्ट क्लियर है, न्यूमेरिकल पार्ट अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाद में प्रश्न है वैद्युत तीव्रता पूछी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको पता है क्या होती है, कैसे निकालते हैं अपन? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है? फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू (1/4πε0 बाई आर स्क्वायर। कैसे निकालते हैं? E इक्वल्स टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर। देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रश्न में देखो चीजें गिवन क्या है। क्या चार्ज की वैल्यू गिवन है? बिल्कुल गिवन है, क्योंकि आपके पास आवेश इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्यू आ गया आपके पास, ये चीजें गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और क्या चाहिए आपको? पता है 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। आर मीटर है तो कितना गिवन है? 1 मीटर। सारी चीजें पता है, आप यहां पुट कर दीजिए 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर। सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा आंसर। आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.44 इंटू 10⁻⁻9। यूनिट क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। आ गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो प्रश्न जो आपके पास आते हैं पेपर में बहुत सिंपल आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला होगा, आप उसको लिखोगे और आंसर ले लोगे। क्लियर? इस प्रश्न में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है आपके पास? अगला प्रश्न है कि 5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम परिमाण का एक बिंदु आवेश, कह रहा है एक बिंदु आवेश है तो किसके बराबर है? ये कोई बिंदु आवेश है जिसकी वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। बात समझते चलिएगा। बिंदु रखा है जिसके कार्य की गणना कीजिए। अपन को क्या फाइंड करना है? हम लोगों को फाइंड करना है वर्क डन। हम लोगों को वर्क डन फाइंड करना है। जबकि बिंदु आवेश बी, कोई बिंदु आवेश बी है जिसका परिमाण 3 × 10⁻⁻9 कूलम है। कह रहा है कि एक कोई बिंदु आवेश बी है, इसको ए बोल देते हैं। दूसरा बिंदु आवेश ले लो। कह रहा है कोई बिंदु आवेश बी है जो ए के चारों तरफ घूम रहा है। ए के चारों तरफ घूम रहा है। फिर कह रहा है इसका आवेश क्यू की वैल्यू इसकी गिवन है 3 इंटू 10⁻⁻9। वृत्त की त्रिज्या 6 × 10⁻⁻2 मीटर है। ये जो डिस्टेंस है ये आपका 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपको वर्क डन फाइंड करना है जब इस बिंदु आवेश को यहां से आप यहां लेकर आए, यहां लेकर आए। दैट मीन्स अब वो जो दूरी है वो घट करके 5 सेंटीमीटर हो जाए। दूरी जो है वो घट करके 5 सेंटीमीटर हो जाए, उस समय आपको क्या फाइंड करना है? वर्क डन, किया गया कार्य पता करना है। तो किया गया कार्य किसके बराबर होता है भाई? आवेश गुणे विभवांतर। वर्क डन किसके बराबर होता है? Q बाई Q इंटू वी। किस चार्ज को देखो, यहां पर जो Q आता है वो कौन सा चार्ज?
क्यों होता है? जिस चार्ज को आप लेकर के आ रहे हो, जिस आवेश को आप अंदर ले जा रहे हो, कौन सा आवेश है? बी वाला। और ये v जो होता है वो कौन सा था? विभवांतर। विभवांतर मतलब जब चार्ज आपका यहां था तब कितना विभव था, जब चार्ज यहां आ गया तो कितना विभव है, इन दोनों के बीच का विभवांतर निकालना पड़ेगा। मतलब क्या? यहां पर V2 माइनस V1 से है। इसका मतलब अपन को V1 और V2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब विभव का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? 1/4πε0 Q/r। तो देखो दोनों केसेस में अपन फाइंड आउट करें क्या क्या होगा, समझिएगा बात को। फॉर्मूला होता है V = 1/4πε0 Q/r। पहला केस में फाइंड करें जब आपका आवेश 6 सेंटीमीटर की दूरी पर था, उस समय कितना होगा? तो देखो आपको पता है ये जो 1/4πε0 किसके बराबर है? 9 × 10⁻9 के बराबर है। चार्ज गिवन है 5 × 10⁻⁻9। आर ये दूरी कब की? जब वो 6 सेंटीमीटर पर था, या 6 × 10⁻⁻2 मीटर पर था। अब कह रहा है, इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर कह रहा है कि बी कितना आएगा? बी कितना आएगा? जब आपका चार्ज कहां से 6 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर पर आ गया, मतलब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस समय आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, आर की वैल्यू चेंज होगी क्योंकि यहाँ पर आर ए की बात हो रही है, यहाँ आर बी की बात हो रही है। ये हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू 5 × 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई 5 × 10⁻⁻। इन दोनों को हल करिए, देखिए कितना आ रहा है VA और VB। जब आप इसे हल करोगे तो VA आ जाएगा 750 और VB आ जाएगा 900। तो VB माइनस VA यानी आपका विभवांतर हो जाएगा 150 वोल्ट के बराबर। इसके इक्वल हो जाएगा, ये वैल्यू हो गई 150। देखो W आ गया, Q की वैल्यू कितनी दी है बेटा? जब दूसरा आवेश को आप लेकर के आ रहे हो उसकी वैल्यू गिवन है 3 × 10⁻⁻9, ये 150। आंसर आ गया 450 × 10⁻⁻9 वर्कडन। अब देखो वर्कडन का मात्रक क्या होता है? जूल। ये लिखना नहीं भूलोगे, जब भी आप प्रश्न को हल करोगे आप मात्रक जरूर लिखोगे। तो क्या हो जाएगा? 450 × 10⁻⁻9 जूल। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे और प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, सॉल्व करिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगले प्रश्न में संधारित्र दे रखा है जिसको श्रेणी क्रम में रखा गया है, सीरीज में रखा गया। आपको निकालना है कि नेट संधारित्र कितनी होगी, कुल संधारित्र की वैल्यू कितनी होगी इस युग्म की। देखो सबसे पहले समझो कि जब भी आपका संधारित्र सीरीज में रखा है, जब भी आपका संधारित्र सीरीज में रखा है तो आपका जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो कैसे आएगा? 1/c = 1/c1 1/c2 1/c3 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती आप करोगे, वैल्यू सॉल्व करने के बाद आप इसी में आंसर नहीं, आपसे पूछा क्या गया है? सी की वैल्यू पूछी गई है, आप सी को सॉल्व करोगे। देखो इस क्वेश्चन में, जैसे इसकी क्वेश्चन में बात करें तो 1/c किसके बराबर हो जाएगा? 1/10 1/10 1/20 और 1/30 के इक्वल हो जाएगा। आप एलसीएम ले लोगे
10, 20, 30 का एलसीएम क्या आएगा बेटा 60 आ जाएगा, प्लस 60 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 6 + 6 + 3 + 2 जो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, जोड़ लो 6 6 12 3 15 15 2 17/60। ये आया 1/c। कुछ बच्चे क्या करेंगे, आंसर को यहीं छोड़ देंगे, गलत है। आपसे पूछा गया है c की वैल्यू, तो c क्या हो जाएगा, यहां से c की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 60/17। आंसर यूनिट माइक्रोफेरेड, मात्रक लिखना नहीं भूलोगे। क्लियर है क्वेश्चन। जैसे अगला प्रश्न आपके पास है, यहां पर देखो इस प्रश्न में आपको चीजें दी गई हैं, सीरीज और पैरेलल दोनों का युग्म दिया है, दोनों का कॉम्बिनेशन दिया है। यहाँ बहुत आसानी से हम समझ जाएंगे चीजों को। तो सबसे पहले आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दो, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दो, अर्थात आप एक पार्ट इसे सॉल्व कर लो, अगले पार्ट में आप इसको सॉल्व कर लो, और उसके बाद कंबाइन सॉल्व। सबसे पहले अपन सॉल्व करते हैं ऊपर वाला। देखो इसको सॉल्व करे हो, ये कैसे है, दोनों दोनों श्रेणी क्रम में है, सीरीज में है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो नेट कैपेसिटेंस आएगा वो देखो किसके बराबर होगा, 1/c = 1/1 + 1/2। किसके बराबर आ जाएगा 2 2 + 1 दैट इज 3/2। यानी जो नेट कैपेसिटेंस इसका आ गया c' वो किसके बराबर हो गया बेटा, 2/3 माइक्रोफैरड के बराबर हो गया। क्लियर। अब इसको देखो, आपने इसे सॉल्व किया तो देखो ये भी तीनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं। या आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/c = 1/2 + 1/3 + 1/4। एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 12, 6 + 4 + 3 दैट इज 13/12। तो c" आ जाएगा 12/13 माइक्रोफैरड। ये तो आ गया कॉम्बिनेशन। अब देखो अगर इसी डायग्राम को अपन दोबारा बनाए, इस चित्र को दोबारा बनाया जाए, तो देखो अब के हिसाब से ये जो चित्र बनेगा वो क्या बन करके अपने पास आएगा, इस चीज को जरा देखो। ये जो चित्र आएगा, ये प्रश्न अब कुछ बदल चुका है। अब कैसे बदल गया है कि आपके पास एक यहां आ गया, एक यहां आ गया, और ये यहां। अब प्रश्न ये है, इस ऊपर वाले को आपने सॉल्व किया, ये आया 2/3, ये आपका एक दे रखा था, इसको सॉल्व किया तो आपका आया 12/13, ये आया 12/13। अब जब आप इसे हल करोगे, ये तीनों कैसे हैं बेटा, तीनों हैं आपके पैरेलल में। तो यहां पर जो नेट कैपेसिटेंस C आएगा वो किसके होगा, C1 + C2 + C3 के इक्वल आएगा। तो देखो क्या आ गया, 2/3, 1 और 12/13। क्लियर है। आप इसे सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा। अब 3 और 13 का एलसीएम निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा 39, 13 × 39। सॉल्व कर लो, 39 आ जाएगा। तो 13 दूनी 26 + 13 + 12 × 36, जोड़ लो 6 3 9 9 6 15, वो 1 2 1 3 3 3 6 1 7, 75 39 माइक्रोफैरड। ये आपका टोटल कैपेसिटेंस आया इस डायग्राम का, इस चित्र का। तो क्लियर है। इसी तरह से प्रश्न आपके पास आएंगे जिसमें आपको क्वेश्चन गिवन होगा, सीरीज में भी दिया होगा, पैरेलल में दिया होगा, इन सबको मिक्स करके सॉल्व कर लोगे आप लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, इस तरह से हमारा वैद्युत स्थितिकी खत्म होता है। इसके पीडीएफ नोट्स भी आपके पास अवेलेबल हैं, वहां से आप देख सकते हो। अगर कोई और भी डाउट अगर आपके पास हो तो आप जो नंबर गिवन है स्क्रीन पर, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।